मेरा दोस्त गुलाब भाटी कहता है कि भाई मोहब्बत हमने भी की थी, ऐसी बात ना है, पर हमारी मोहब्बत कामयाब ना हुई। कैसे कामयाब ना हुई? न्यू कि भाई शादी ना हुई। एक लंबे समय तक कामयाब इश्क की परिभाषा विवाह के अंजाम से तय की गई। हमारी लोक संस्कृति में मर्दाना पसीने में मिसमिसाते लड़के अपने परिवार से मिन्नतें करते थे, कहते थे कि मेरा बापू ब्याह करा दे, मेरी खातिर बहू तुला दे। लेकिन ये तय किसने किया कि इश्क का अंजाम शादी ही हो, तभी वो इश्क माना जाएगा? ये हम ना पूछ रहे भैया, ये साल 2000 के बाद पैदा हुए बालक बालिकाएं पूछ रहे हैं। दुनिया भर में ये जनरेशन कह रही है कि शादी इज नॉट द ओनली वे। ये जनरेशन अपने दिल को उस मकाम पर लाती जा रही है जहां संबंधों के कई खांचे हैं। कमिटमेंट वालों को खबर क्या, सिचुएशनशिप क्या चीज है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 40% युवा शादी के बिना जी रहे हैं। जापान में हर 4 में से 1 युवा शादी के खिलाफ है। दक्षिण कोरिया में 70% युवा शादी को जरूरी नहीं मानते, लिव इन को बेहतर मानते हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों? दुनिया भर में शादियां कम क्यों हो रही हैं? क्या ये टेम्परेरी ट्रेंड है या ये आंकड़े किसी बड़े सामाजिक बदलाव की आहट दे रहे हैं? ये पीढ़ी शादी से भागती क्यों है? बिन फेरे हम तेरे का ट्रेंड किस घबराहट का नतीजा है? जवाब जटिल है और पंगे वाला है। आज के एपिसोड में इसी पर बात। नमस्कार, अपन कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। शादी, इसको टेक्निकली डिफाइन करें तो ये 2 लोगों के बीच एक संबंध का नाम है, लेकिन इस रिश्ते को ट्रायंगल बनाता है समाज यानी कि सोसाइटी। इसलिए शुरुआत समाज से करते हैं। सोसाइटी यानी कि एक सिस्टम, एक ऑर्डर, ताकि लोग एक तय तरीके से, सुनियोजित तरीके से रहें। इस सिस्टम को चलाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। मसलन पॉलिटिक्स से सत्ता का निर्धारण होता है, वहाँ से नियम कायदे बनते हैं और ये काम संसद, कोर्ट आदि इंस्टीट्यूशंस के जरिए होता है। लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशन है। इनका स्ट्रक्चर अक्सर फॉर्मल, काफ़ी फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रिक्ट हायरार्की इसकी होती है। पर कुछ होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, और ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन जिनमें फॉर्मल हायरार्की नहीं होती। इनमें परंपरा, संस्कृति आदि का ज़्यादा पुट होता है, जैसे कि फैमिली यानी कि परिवार। इसी तरह का इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनिक रूप से बिल्ट होता है और इसे बनाने के लिए एक तरह का लीगल उपक्रम है शादी। लेकिन परिवार के ज़्यादातर हिस्से जैसे माँ बाप, भाई बहन, ये सब ऑर्गेनिक रूप से बिल्ड होते हैं। इन्हें बाहर से ला करके जोड़ा नहीं जाता आमतौर पर। इसके बावजूद चूंकि परिवार समाज का एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसमें बाकी इंस्टीट्यूशन की ही तरह सोशियोलॉजी के कई नियम लागू होते हैं। सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी इसका मतलब है समाज में कोई भी चीज़ तब तक ही एग्जिस्ट करती है जब तक उसकी ज़रूरत होती है। जब समाज को उसकी ज़रूरत नहीं होती उस इंस्टीट्यूशन की, तो वो इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाता है। मसलन 50 साल पहले देश में ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। जैसे देश में जब विकास हुआ, इंडस्ट्रीज़ जैसे जैसे आई, देश के कुछ शहर रोज़गार का हब बन गए, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद वगैरह। लोग घरों को छोड़ करके यहाँ कमाने आ गए। जॉइंट फैमिलीज़ टूट गई, न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ गई। न्यूक्लियर फैमिलीज़ यानी वो परिवार जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे होते हैं। इस वजह से जॉइंट फैमिली का इंस्टीट्यूशन ख़त्म होने लगा। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हुआ, ये सोशल चेंज पूरी दुनिया में आया। यूरोप और अमेरिका में ये बदलाव 19वीं शताब्दी में हुआ था, क्योंकि वहाँ जाहिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ था, हमारे यहाँ बाद में हुआ। जॉइंट फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होना सोशल इंस्टीट्यूशन में बदलाव का एक उदाहरण है, और ये चेंज ज़रूरत में बदलाव के कारण आया। अब इसी फॉर्मूला को हम शादी पर लगाएं तो हालिया ट्रेंड को समझना आसान होगा। फैमिली की ही तरह शादी भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अनुसार इसमें बदलाव के पीछे भी कोई ना कोई फंडामेंटल चेंज रहा होगा। ऐसे कौन से बदलाव हैं जिनके चलते लोग शादी से कन्नी काटने लगे? शादी की उपयोगिता क्या थी, यूटिलिटी क्या थी, और दुनिया भर में इसका हिसाब किताब क्यों बदला? पहले इसे समझते हैं और इसके लिए चलना होगा यूरोप। बात ऐसी है कि 18वीं सदी तक यहाँ के लोग गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और लोगों के काम धाम से ही जुड़ा था शादी का कॉन्सेप्ट। शादी की बेसिक 3 ज़रूरतें थी। सबसे पहले कि वंश को आगे बढ़ाना, दूसरा परिवार में कामकाज का बंटवारा, जैसे पुरुष जो है वो खेत में काम करेगा और महिला घर का काम संभालेगी, और तीसरा प्यार, अफेक्शन और इंसान की फिजिकल नीड। अब 18वीं सदी में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जिसने दुनिया को बदल दिया। फैक्ट्रियां लगी साहब, मजदूरों की जरूरत पड़ी और इस वजह से माइग्रेशन शुरू हुआ, पलायन। गांव से निकले मजदूर शहर पहुंचे और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलग अलग देशों में पहुंचा, वैसे वैसे उन देशों में सिमिलर बदलाव देखने को मिले। भारत भी इनमें से एक है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 बड़े बदलाव हुए। पहला, फैक्ट्रियों और उद्योगों ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खोल दिए। माने परिवार में जो कामकाज का
बंटवारा था वो टूट गया, टूटने लगा। दूसरा, माइग्रेशन की वजह से लोग अपनी सीमित दुनिया छोड़ करके एक्सप्लोर करने निकले। कुएं के मेढक कुएं से बाहर निकले। महिलाओं का इंटरेक्शन सिर्फ उनके घरों तक सीमित था और पुरुषों का इंटरेक्शन सिर्फ उनके गांव जवार तक। शहर पहुंचकर नए लोगों से उनका मेलजोल हुआ। तीसरा इंपैक्ट था इंडस्ट्रीज के आने के साथ बढ़ती पैसे की डिस्पैरिटी। माने कोई बहुत कमा रहा था और कोई बहुत कम, लेकिन जेब में पैसे हो या ना हो, बाजार में घूमते वक्त ख्वाहिशात तो होती ही हैं और ये ख्वाहिशें ही पैसा कमाने के एम्बिशन को जन्म देती हैं। जैसे कि इस शो के प्रोड्यूसर को लेना है मैकबुक। अब सोचिए कि इससे इंसान के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ा होगा इन ख्वाहिशात से। सबसे पहले लोग नए लोगों से मिले तो पार्टनर को लेकर के उनका पर्सपेक्टिव बदला। माने लड़के और लड़कियां दोनों को समझ आया कि समाज में कैसे कैसे पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप में भी विकल्प नाम की कोई चीज हो सकती है। ये मंथन करने की गुंजाइश बनी कि हमारे लिए कौन सा व्यक्ति सूटेबल होगा। दूसरा असर पड़ा एम्बिशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले इसके पास जमीन हो या राजसी घराने से जो हो वही इंसान ताकतवर माना जाता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पावर गेम को डेमोक्रेटिक बना दिया। कैसे? अब कोई भी गरीब घर का व्यक्ति बिजनेसमैन बन सकता था, वो ख्वाब तो कम से कम देख सकता था। मेहनत करके कोई भी राजा बन सकता था, जैसा कि ओझा सर कहते हैं। इसीलिए इंसान का फोकस परिवार नहीं पैसा बन गया। तीसरा और सबसे बड़ा असर पड़ा महिलाओं पर। उनको मिली आज़ादी और नौकरी, जिसने उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया और सामाजिक रूप से सोशल। इस सोशल और मनोवैज्ञानिक बदलावों ने लोगों के बिहेवियर में कुछ बदलाव किए। जैसे समूह की जगह व्यक्ति की चाहत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। यूपीएससी की भाषा में इसको कहते हैं कलेक्टिविज्म की जगह इंडिविजुअलिज्म को, व्यक्तिवाद को वरीयता मिलने लगी। लोगों ने अपने प्रोफेशनल गोल्स पर फोकस किया और इसका असर सामाजिक नॉर्म्स पर भी पड़ा। रिश्तों की तस्वीर बदली। जहां पहले लड़का लड़की का रिश्ता शादी के जरिए बनता था और यही एकमात्र ऑप्शन था, वहीं इंडिविजुअल आज़ादी के साथ लोगों ने नए तरीके के रिश्तों को आजमाना शुरू कर दिया। यहीं से जन्म हुआ अलग अलग तरह के रिश्तों का। पहले लव मैरिज आया, फिर शादी मुक्त रिश्ते आने लगे, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप। हमारे यहाँ भी इस पर बहुत चर्चा हुई है, कोर्ट में सुनवाइयाँ भी हुई हैं। जब आप अपने पार्टनर से बिना शादी के साथ उसके साथ रहें तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा रिश्ता है इसी तरह का कैजुअल डेटिंग, जो दो लोगों के बीच फिजिकल और इमोशनल ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई गंभीर रोमांटिक रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं है, यानी कंधे पर किसी तरह का किसी के कोई बोझ नहीं है जिम्मेदारी का। सिचुएशनशिप क्या है? एक ऐसा रिश्ता जिसमें लोग इंटीमेट होते हैं पर इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता। और चौथा इसी तरह का रिश्ता है ओपन रिलेशनशिप, जिसका मतलब है कि एक समय में एक से ज़्यादा रोमांटिक या सेक्सुअल पार्टनर होना, जिसमें दोनों पक्ष सहमत होते हैं कि ये रिश्ता एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी उनका पार्टनर किसी और से भी संबंध रखने के लिए आज़ाद है। स्थायी रिश्ते के बजाय शॉर्ट टर्म पार्टनर रखने को कमिटमेंट डिलेमा कहते हैं। इसलिए दुनिया मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने से लेकर के घर पे चलना है कि पहले जाएगी क्लब तक आ गई है। इसे एक असल उदाहरण से समझ लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इस विषय पर एक रिपोर्ट छपी। इसमें मुंबई में रहने वाले अनिर्बन सेन का अनुभव छपा है। 35 की उम्र में अनिर्बन सेन एक नए अंदाज के पिता हैं। मुंबई में एक सफल आईटी प्रोफेशनल के रूप में अनिर्बन की जिंदगी उन लोगों से बिल्कुल अलग है जो आज के दौर में रिश्तों में जीते हैं। हर शाम 7 बजे वो घर पहुंच जाते हैं, अपने बेटों की पढ़ाई के सेशन संभालते हैं, उनके लिए प्ले डेट्स प्लान करते हैं। लेकिन बाकी लोगों से अलग अनिर्बन ने शादी नहीं की है। बच्चे पाने के लिए 2019 में उन्होंने सरोगेसी का रास्ता अपनाया। अधिकतर लोगों के लिए अटपटा हो सकता है, लेकिन अनिर्बन ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब से शादी एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। सबके अपने अपने सपने होते हैं, अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं, जो कई बार शादी की पेचीदगियों के चलते मुकम्मल नहीं हो पाते। शादी क्यों नहीं की, इस पर अनिर्बन कहते हैं कि अगर मुझे मेरे मन का साथी मिलता है तो मैं उसे अपनाऊंगा, मगर शादी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अनिर्बन का कहना है कि शादी के बजाय उनके लिए पिता बनना ज़्यादा अहम था, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। ये एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरणों को आप शायद खुद भी जानते हो। अंत में इस मसले के निष्कर्ष पर चलें तो ओशो की एक बात याद आती है। अपने किसी प्रवचन में ओशो कहते हैं कि जब कोई मुझसे पूछता ये दाढ़ी क्यों रखी है, मैं जवाब देता दाढ़ी काटी जाती है, रखी नहीं जाती। दाढ़ी का उग आना स्वाभाविक है, काटना आपका फैसला है। शादी के वर्तमान ट्रेंड के पीछे नए लोगों का कुछ ऐसा ही तर्क है। शादी क्यों नहीं की ये सवाल उन्हें वाजिब नहीं लगता, शादी क्यों करें ये सवाल उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। गिव मी अ गुड रीजन टू मैरी, अदरवाइज आई एम गुड ब्रो। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आसान भाषा के इस एपिसोड को लिखा आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।